Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, Development of the First Empire. So student, in this video or in this chapter you will study about Mahajanpads of Magad. Magad के महाजनपद को आप पढ़ेंगे जो कि सेंटर बना बाद में जाके किसका, पहली एम्पायर का, फर्स्ट एम्पायर का सेंटर बना महाजनपद ऑफ मगध। मगध बेटा सिर्फ अपने कंट्रोल को अपनी महाजनपद पे ही एस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं था, बल्कि आसपास जितने भी रिमोट रीजन्स थे, आसपास जो ट्राइबल कम्युनिटी के छोटे छोटे क्लान्स रहते थे ग्रुप बना के, जो छोटे छोटे किंग्स थे, उन रिमोट एरिया से भी ट्रिब्यूट मिलता था किसको, मगध को। ठीक हुई बात। अब मेरी बात और ध्यान से सुने। अगर आपको कोई किंग ट्रिब्यूट दे रहा है, इट मीन्स वो आपकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो छोड़ो कि आसपास के जो किंग थे उसे ट्रिब्यूट देते थे, इसके अलावा भी बेटा उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ मगध की इतनी ज्यादा थी कि कोई भी किंग उससे चैलेंज नहीं करता था लड़ने के लिए। मतलब मगध एम्पायर इस तरीके की मिलिट्री रखता था, इस तरीके की उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी कि ये सारे लोग उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते थे और उन्हें चैलेंज नहीं करने की कोशिश करते थे। बेटा हर किंगडम को एस्टेब्लिश करने वाले कोई ना कोई होते हैं, लाइक मेनी अदर किंगडम्स इन एम्पायर्स। बहुत सारे किंगडम्स हैं, बहुत सारे एम्पायर हैं और कहीं ना कहीं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कोई ना कोई रहा होगा। इसी तरह मगध को भी एस्टेब्लिश करने वाली थी डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेस्टी? A series of ruler belonging to the same family. Do remember what do you mean by dynasty? इससे अच्छा डायनेस्टी का वन लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही नहीं सकता जो आपकी बुक दे रही है। What do you mean by dynasty? A series of ruler belonging to the same family. एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले रूलर्स की जब सीरीज चली आए, एक के बाद एक वो रूल करते जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को हम बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? मौर्य डायनेस्टी। द मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य डायनेस्टी थी या जो मौर्यन एम्पायर था, वो एक ग्रेट एम्पायर बना। क्या बना बेटा? एक महान साम्राज्य। अब मौर्यन एम्पायर ने अपना शेप लेना कब स्टार्ट किया बेटा? शॉर्टली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर आए थे मैसिडोनिया, ग्रीस से। ग्रीस में एक जगह है मैसिडोनिया, वहां से आए थे एलेक्जेंडर और उन्होंने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा इन्वेड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा नॉर्थ में वो आ ही नहीं पाए, पर इनके आने से ही, इसके बाद से ही हम लोग देखते हैं कि मौर्यन जो डायनेस्टी है फ्लरिश करेगी। जब तक एलेक्जेंडर के इन्वेजन हो रहे हैं, है ना, जब एलेक्जेंडर जिंदा है और वो इंडिया को इन्वेड करने का सोच रहा है, जब तक सच बहुत बड़ा कोई मौर्यन एम्पायर नहीं था। मगध में रूलर थे, धनानंद थे, रूल कर रहे थे, ठीक है, पर ग्रेट मौर्यन फैमिली, ये डायनेस्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अपना काम अलग कर रहे थे, पर एलेक्जेंडर के आने के बाद से ही किसका उदय हम देखेंगे, किसका राइज देखेंगे? मौर्यन एम्पायर का। बेटा जब एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर के इन्वेजन्स पढ़ेंगे हम। एलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के जो एलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को क्या किया बेटा? इन्वेड करना स्टार्ट किया। इन्वेड करने का मतलब क्या होता है? लूटना स्टार्ट किया, है ना। तो कब किया बेटा? ये 4th सेंचुरी में किया। एलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि कहाँ से आए थे? मैसिडोनिया से आए थे। उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को क्या करना स्टार्ट किया? इन्वेड करना स्टार्ट किया। ये वाले पार्ट को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को इन्वेड करना स्टार्ट किया। अच्छा, इस टाइम में मगध के ऊपर किसका रूल है? मगध के ऊपर नंद डायनेस्टी का रूल किया। किसका रूल है? नंद डायनेस्टी का रूल है। और जो इस टाइम में जो रूलर है उनका नाम था धनानंद। क्या था? धनानंद। ही कनकट सम स्मॉल किंगडम्स एंड रीच्ड द रिवर ब्यास। जो मैसिडोनिया के किंग थे वो अलेक्जेंडर थे, उन्होंने बहुत सारी छोटी किंगडम्स को जीता और रिवर ब्यास तक पहुंच गए। पर वो उसके बाद ब्यास रिवर के पार, मतलब जैसे व्यास रिवर है, यहाँ तक मैसिडोनिया के सोल्जर्स आ गए, पर उसके आगे नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि ये विश्व विजय के लिए निकला था। कौन? मैसिडोनिया का किंग अलेक्जेंडर। तो बेटा अब इसकी जो आर्मी थी वो थकने लग गई थी, है ना, टायर्ड थे, सोल्जर्स थके हुए थे।
और एक इनके दिमाग में ये भी था, एक मॉरल प्रेशर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो, एक तो ऑलरेडी सोल्जर्स बोल रहे हैं हम थके हुए हैं, और हमने ये भी सुन रखा है कि ये जो मगध आर्मी है, इनमें जो एलिफेंट है, इनको हम फेस नहीं कर पाएंगे। मतलब हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता होती है, और एलेक्जेंडर्स के शोल्जर्स को भी पता थी। पर प्रॉब्लम बस यही थी कि वो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि अब उन्हें लगने लगा कि इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी थके हुए हैं, फुल फ्लेजेड वे में लड़ नहीं पाएंगे, और वहाँ जो मगध की आर्मी है उसके पास एलिफेंट है, तो हम भाई उनके साथ तो लड़ नहीं ही पाएंगे। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि हम रिटर्न चलते हैं। पर जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे मतलब वापस जाने के पहले अलेक्जेंडर ने, अब देखो जो टेरिटरीज जीती थी उनको तो यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते थे ना, तो अलेक्जेंडर ने अपने गवर्नर्स को कहा कि जो भी मेरी ये जीती हुई टेरिटरी है ना, वो तुम रखो अपने गवर्नर, ग्रीक गवर्नर, और उनको वहां पर मतलब किंग टाइप बना के छोड़ गया। तो अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था, जाने के पहले उसने अपने गवर्नर्स को बुलाया, ग्रीक गवर्नर्स को, और कहा कि ये जो जीती हुई टेरिटरी है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, अब मैं आपको यहाँ रख रहा हूँ, आप लोग यहाँ रहें, इसकी देख रेख करें। और बेटा ये अलेक्जेंडर और बेटा ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन ही था जिसने राज तक खोला, किसके लिए? मौर्य के लिए। मौर्यास अगर राइज कर पाए तो वो किसके कारण ही? अलेक्जेंडर इन्वेजन के कारण ही। द मौर्यन एम्पायर फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो वो टाइम जब अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेड कर रहे थे, एक नंद रूलर थे जो कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे। उनकी क्रुएलिटी की वजह से इतने ज़्यादा क्रूर थे कि लोग इनको पसंद ही नहीं करते थे। चंद्रगुप्त, अ वॉरियर, अ ब्रेव वॉरियर ऑफ द मौर्या ट्राइब के एक ब्रेव वॉरियर को चंद्रगुप्त जिनका नाम था, उनको छोड़ना पड़ा, किसको? मगध को। चंद्रगुप्त टुक रिफ्यूज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और फिर चंद्रगुप्त ने जाके कहाँ पनाह ले ली? रिफ्यूज का मतलब होता है पनाह लेना। कहाँ जाके रुके बेटा? वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जाके रुके। मतलब जब नंद रूल कर रहे थे, धनानंद रूल कर रहे थे, बहुत ही क्रूअल थे, और इनके कारण चंद्रगुप्त को मगध को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये कहाँ गए? नॉर्थ वेस्ट में गए। वहां पर उन्हें एक वाइज इंटेलिजेंट व्यक्ति मिले जिनका नाम था ब्राह्मण चाणक्य, जिन्हें लोग कौटिल्य भी कहते हैं, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है। ये किसके ऑथर हैं? अर्थशास्त्र के ऑथर हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी में भी पूछा गया है कि हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? तो क्या बोलोगे? चाणक्य ऑप्शन में हुआ तो चाणक्य, कौटिल्य ऑप्शन में हुआ तो कौटिल्य, और एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, इन चारों में से, तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो वही व्यक्ति है जिसने अर्थशास्त्र लिखी है। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है ना। और क्या लिखा है बेटा इस बुक अर्थशास्त्र में? हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी रन, कैसे किसी गवर्नमेंट को रन करना चाहिए, ये किस में लिखा है? अर्थशास्त्र में लिखा है। लिखने वाले कौन है? कौटिल्य। ठीक है बात। चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द नंद, वैसे नंद डायनेस्टी थी पर ठीक है, नंदास, एंड एस्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी इन 321 BC। 321 BC में नंद को ओवरथ्रू करके चंद्रगुप्त ने एस्टेब्लिश की मौर्य डायनेस्टी। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। क्या बात समझ में आ गई बेटा? नंद को ओवरथ्रो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, और हेल्प किसकी की? उसने, उसको किसने हेल्प किया? उसको हेल्प किया चाणक्य ने। कब इन लोगों ने अपना राजपाट एस्टेब्लिश किया? 321 BC में। मौर्याज हैड देयर कैपिटल एट पाटलिपुत्र। कैपिटल किसको बनाया? राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो थ्री इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, और उनके बेटे अशोक। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या रिलेशन हुआ बेटा? ग्रैंडफादर थे अशोक के चंद्रगुप्त। अशोक के फादर हैं बिंदुसार, बिंदुसार के फादर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने कनकर किया। कनकर कहना मतलब होता है जीतना। टेरिटरीज कवरिंग मॉडर्न डे अफगानिस्तान, आज का जो अफगानिस्तान है उसको भी चंद्रगुप्त ने जीत लिया था। किससे? ग्रीक रूलर। वो ग्रीक रूलर जिनको
यहाँ पर रख के गए थे, एस्टेब्लिश करके गए थे, वो सेल्यूकस निकेटर थे। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने इंस्टॉल किया था अपने ग्रीक एम्बेसडर को, इंस्टॉल करके गए थे ना अलेक्जेंडर। तो किसको इंस्टॉल करके गए थे बेटा? इन्हीं को इंस्टॉल करके गए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस लेटर सेंट हिज एनवॉय मेगास्थनीज टू पाटलिपुत्र। हाँ, फिर बेटा सेल्यूकस ने बाद में अपने एक एनवॉय एम्बेसडर को जिनका नाम था मेगास्थनीज, किसके कोर्ट में पहुंचाया? पाटलिपुत्र के कोर्ट में पहुंचाया। मतलब देखो, अच्छा यहाँ पर एक स्टोरी और है, आगे आपकी बुक बोलती है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर सुन लो। ये जो सेल्यूकस निकेटर थे, इन्होंने इनकी बेटी हेलेना की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और जब हेलेना पाटलिपुत्र आई रहने के लिए चंद्रगुप्त के साथ, तो उन्हीं के साथ ऐसा बोलते हैं कि मेगास्थनीज भी आए, जो कोर्ट में रहने लग गए एज अ एम्बेसडर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और फिर मेगास्थनीज ने बेटा अपना अकाउंट लिखा है अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट एंड ऑल अबाउट इंडिया। बहुत सारी चीज़ें मेगास्थनीज ने लिखी है और इनकी बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। Do remember which book is written by Megasthenes which talks about the rule of Chandragupta Maurya? Indica. ये किसके कोर्ट में आ गए? किसके कोर्ट में आए? पाटलिपुत्र के। किसके एनवॉय थे, मतलब किसके एम्बेसडर बन के आए? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? इंस्टॉल्ड गवर्नर। इनको इंस्टॉल किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। अब चंद्रगुप्त का एम्पायर हमने तो देख लिया, इंडिया के बाहर तो अफगानिस्तान तक था ही, पर अगर इंडिया में देखें तो बिहार में था, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन तक था, सेंट्रल इंडिया में था, डेक्कन के कुछ पार्ट थे। फिर बिंदुसार ने, ये तो देखो किसका? चंद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ तक फैलाया? बिहार, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, पार्ट्स ऑफ डेक्कन। फिर आएगी बारी बिंदुसार की। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त के बेटे। बिंदुसार ने एक्सटेंड किया मौर्यन एम्पायर को साउथवर्ड अप टू मैसूर। तो बिंदुसार भी भाई चंद्रगुप्त से कम नहीं थे, एबल थे। इन्होंने अपने एम्पायर को इंटीग्रेट भी रखा और उसको थोड़ा सा एक्सपांड भी किया। कहाँ तक एक्सपांड किया? मैसूर तक। फिर अशोक की बारी आई। बिंदुसार के बेटे थे अशोक, चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे अशोक। उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया रफली फ्रॉम हिंदू कुश and the Himalaya in the north to the river पेन्नार in the south। मतलब सबसे बड़ा एम्पायर बनाया किसने? अशोक ने। बेटा जो एम्परर अशोक है, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, है ना, ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं इंडिया के। हिस्टोरियंस लर्नड अबाउट अशोक फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स एंड रॉक्स। हिस्टोरियंस को कहाँ से पता चला अशोक के रिगार्ड में? बेटा पिलर से, रॉक से, जो इंडिया के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल थे। फॉर अ लॉन्ग, एक लंबे टाइम तक, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन कुड बी read एज दे वर इन अ स्क्रिप्ट दैट हैड गॉन आउट टू यूज। एक लंबे टाइम तक तो बेटा हमें पिलर मिला, हमें ये भी लगा इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पर हम इसको बहुत टाइम तक पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं पढ़ सकते थे? क्योंकि जिस स्क्रिप्ट में ये लिखे हुए थे वो स्क्रिप्ट यूज में ही नहीं थी, किसी को आती ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम हुई, पर एट एंड अंत भला तो सब भला, हमें इसको पढ़ना आ गया। अ स्कॉलर नेम्ड जेम्स प्रिंसेप, एक स्कॉलर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने डेसिफर किया, डिकोड किया इस स्क्रिप्ट को और आइडेंटिफाई किया कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये जो इंस्क्रिप्शन थी, इसने बेटा बहुत इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी हमें अशोक के रीन की, अशोक के रूल की, उसका एम्पायर का एक्सटेंट क्या था, कहाँ तक वो फैला हुआ था, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? जेम्स प्रिंसेप की डिकोड की गई स्क्रिप्ट जिसका नाम था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उससे। ठीक है। चेंज इन अशोक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। एक टाइम ऐसा है बेटा कि वो अशोक जिसने इतने बड़े एम्पायर को इंटीग्रेटेड रखा, अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, एक टाइम के बाद उसका जो हार्ट था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। अशोक ने अटैक किया था किसके ऊपर? कलिंग के ऊपर। फाइनली उसे जीत भी लिया था। पहले अटैक किया, फिर उसे जीत भी लिया, जैसे आज हम मॉडर्न डे में उड़ीसा बोलते हैं, पहले उसे क्या बोलते थे? कलिंग।
पर बेटा जब उसने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ किलिंग्स हुई दोनों साइड से, अशोक की साइड से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, सामने वो सेना जो कलिंग की साइड से लड़ रही थी वहां से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे वुंडेड जख्मी लोग थे कलिंग वॉर में, ऐसा उन्होंने देखा। पर ये जो ब्लडशेड उन्होंने देखा, ठीक है, वेलिंग ऑफ विडोज, मतलब चीख चिल्लाहट देखी विडोज की, विधवा औरतों की, ऑर्फन्स मतलब अनाथ बच्चे देखे, मतलब बच्चे अनाथ हो गए हैं, औरतें विधवा हो गई हैं, ये सब जब अशोक ने देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह चेंज हो गया भैया कि अब मुझे एक्सपांशन थ्रू वॉर नहीं करना है। तो उसने वॉर को छोड़ दिया और पीसफुल कॉन्क्वेस्ट की बात की कि अब मैं जिसको भी जीतूंगा दिल से जीतूंगा, शांति से जीतूंगा, लड़ाई तो मैं बिल्कुल करूंगा ही नहीं। ही कॉल दिस न्यू पॉलिसी एज धम्म विजय और धर्म विजय, उन्होंने इस पॉलिसी का नाम रखा अशोक धम्म। बेटा धम्म प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत धर्म ही होता है। टू रिमेंबर धम्म इज अ प्राकृत वर्ड विच मीन्स धर्म। जो वर्ड है धम्म वो ड्राइव किया गया है संस्कृत वर्ड धर्म से। जो वर्ड धम्म है वो ड्राइव किया गया है संस्कृत वर्ड धर्म से। इसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी। आपकी रिलीजियस ड्यूटी को क्या कहा गया? धर्म, धम्म। अशोक का जो धम्म था वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड था बुद्धिज्म से। अशोक ने बाद में एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म को। जो अशोक का जो धम्म था वो किस पे बेस्ड था? टॉलरेंस, सहनशील बनो, नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करो, वायलेंट होना ही नहीं है, बड़ों को रेस्पेक्ट करो। मेन प्रिंसिपल थे कि हम सब आपस में शांति से खुशी खुशी रहें, सबको रेस्पेक्ट करें, सारे रिलीजियन, सारी कास्ट, सारी क्रीड को टॉलरेट करें, उनके टुवर्ड्स रिस्पेक्टफुल रहें। दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, हम सबको अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मास्टर शुड बी काइंड टू देयर सर्वेंट, अगर आपके घर में कोई नौकर है, सर्वेंट है, तो उसके टुवर्ड्स काइंड रहें, दयालु रहें। पीपल शुड फॉलो अहिंसा, अहिंसा लिखा है, लोगों को अहिंसा को फॉलो करना चाहिए और किसी भी एनिमल को, लिविंग बीइंग को, प्लांट को किल नहीं करना है। अशोक ने धम्म को प्रैक्टिस किया अपनी खुद की लाइफ में एंड रूलिंग हिज किंगडम। उसने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। ही डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ वॉरफेयर, वॉरफेयर की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया और वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर की पॉलिसीज को और ज़्यादा फ्रंट फुट पे लेके आए। ठीक है, तो अशोक ने किस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया? वॉरफेयर, कि अब वो युद्ध तो नहीं करेंगे। ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे और क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वेलफेयर मेजर्स लेके आएंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, वॉयलेंट नहीं होंगे, अपने नौकरों को भी अच्छे तरीके से रखेंगे। एफर्ट टू स्प्रेड धर्म, अब ये जो धर्म अशोक ने बनाया था इसको स्प्रेड कैसे किया, फैलाया कैसे? तो देखो, अशोक इशूड एडिक्ट्स, रॉयल ऑर्डर्स, उसने निकाल दिया। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? रॉयल ऑर्डर्स। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धर्म, धर्म के मैसेज को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उसने क्या निकाले? एडिक्ट्स, रॉयल ऑर्डर्स। ही हैड इज एडिक्ट एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, फिर अपने रॉयल ऑर्डर्स को पिलर्स के ऊपर भी एनग्रेव कराया। एंड सेट अप इन पब्लिक प्लेसेस ऑल ओवर द एम्पायर, और पूरे एम्पायर में इन चीज़ों को फैला दिया। कैसे फैलाया? अब देखो, यहाँ पर अगर कोई रॉक्स थी तो उसके ऊपर अपने मैसेजेस को लिखवा दिया, कहीं पर कोई पिलर लगा हुआ था उसके ऊपर अपने मैसेज को लिखवा दिया, जिससे उसके जो धर्म था, जो वो सोचता था कि भैया आपको सर्वेंट के लिए भी काइंड रहना है, आपको रेस्पेक्ट करना है एल्डर्स को, ऐसे मैसेज उसने पूरे अपने एम्पायर में फैला दिए। और ये जो एडिक्ट्स है ये लोकल लैंग्वेज, लोकल स्क्रिप्ट में लिखे गए। मोस्ट ऑफ देम वर रिटर्न इन प्राकृत, किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में, यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी और प्राकृत में लिखे गए हैं ना। इन एज एडिक्ट, उन्होंने अपने एडिक्ट में एड्रेस किया हिमसेल्फ एज द फादर ऑफ पीपल, अपनी प्रजा का पिता अपने आप को बताते हुए उन्होंने एडिक्ट में मेंशन करवाया है कि भाई मैं इन लोगों का पिता हूँ और अपने पुत्र की तरह इन लोगों का ध्यान रखूंगा। अशोक ने खुद भी भयंकर टूर किए, आसपास खूब घूमे धर्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। फिर अशोक ने स्पेशल ऑफिसर्स को बुलाया, मतलब अपॉइंट किया, जिन्हें बोला धम्म महामात्र, धम्म महामात्रास, धम्म
महामात्रास स्पेशल ऑफिसर थे, जिनको अपॉइंट ही किया गया कि भाई आप धर्म का प्रचार प्रसार करें, रॉयल ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करें कि ये जो रॉयल ऑर्डर लिखा गया है, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन बताओ। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे हम, एंड फॉरेन मिशन, बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फॉरेन मिशंस टू सेटल डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बेटा, जो भी कोई चीज़ लिखी होती है उसका हम अलग अलग तरीके से मतलब निकाल देते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, रामा किल्ड रावणा, जिस व्यक्ति को रामायण नहीं पता होगी बेटा, जो बच्चा नहीं जानता होगा, सपोज करो उसने पढ़ा रामा किल्ड रावणा, रावण ने राम ने रावण को मार दिया। अभी उसे कुछ पता ही नहीं, तो वो सोचेगा यार राम कैसे व्यक्ति थे, रावण को मार दिया। पर जब उसको रामायण पढ़ता है, रामायण देखता है, समझ में आता है, तो बोलता है हाँ, ही डिजर्व टू बी डाइड। ऐसा होता है ना। तो बेटा हर चीज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकाला जा सकता है। कई बार लिखी हुई बातों को लोग गलत समझ लेते हैं, कई बार कुछ और ही समझ लेते हैं। इसीलिए इंटरप्रिटेशन, बातों को समझाने के लिए, बुद्धिस्ट टीचिंग में क्या कहा गया, क्यों कहा गया, इसको समझाने के लिए, इन बातों में जो डिफरेंसेस थे उनको सेटल करने के लिए अशोक ने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। आफ्टर द काउंसिल, इस काउंसिल के बाद अशोक ने मिशनरीज को सेंड किया इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। और बेटा सिर्फ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में नहीं, फॉरेन लैंड्स में, ग्रीस में, सीरिया में, सेंट्रल एशिया में, श्रीलंका में अशोक ने लोगों को बचाया। क्यों बचाया? जाओ धर्म को स्प्रेड करो। द मिशन टू श्रीलंका वॉज लेड बाय अशोक सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा। पूछा जाएगा कि भाई अशोक के बेटे का नाम क्या था, तो क्या बोलोगे? महेंद्र। और बेटी का नाम क्या था? तो बेटी का नाम था संघमित्रा। ठीक है, इन दोनों को भेजा उन्होंने, जाओ श्रीलंका में किसको स्प्रेड करो? धर्म को, बुद्धिस्ट रिलीजन को। दीज मिशंस स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध बियॉन्ड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। और ये जो मिशनरीज थी, ये जो इनके मिशन गए अलग 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 कंट्रीज में, इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया में किसके मैसेज को स्प्रेड किया? बुद्ध की। ठीक है बात। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। हिस्टोरियंस का मानना ये है कि जो मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो सोसाइटी थी, वो किससे उनको पता चलता है कि यार कैसा मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी सोसाइटी थी, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो वो मिली थी है बेटा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो जितना भी हिस्टोरियंस जाने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, वो किसके थ्रू जाने? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के थ्रू जाने। एंड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज की राइटिंग से भी जाने। फ्रॉम जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अगर आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है तो पहले पढ़ लो क्या अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आप पढ़ लोगे, अशोक के पिलर और रॉक एडिक्स को जब देख लोगे, तो आपको पूरा के पूरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे किंग थे वो डायरेक्टली रूल करते थे जो आसपास जो रीजन थे अराउंड मगध, मगध के आसपास जितने भी रीजन थे उन पे डायरेक्ट रूल करते थे मौर्य किंग। मौर्य किंग का डायरेक्ट रूल था मगध के आसपास वाले रीजन पे। जितनी भी अथॉरिटी थी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी किंग के पास ही। द किंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज। जितने भी आर्म फोर्सेज थे उनका कमांडर इन चीफ किंग ही होता था। आसपास के रीजन की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो किंग ही थे। चीफ जस्टिस ऑफ लैंड, मिलिट्री कमांडर कौन थे बेटा? किंग ही थे। उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते थे। जो ऑफिशियल्स होते थे वो फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने लॉज को डिसओबे किया है, नियम कानून को ना मानने वाले लोगों को पनिश करना, टैक्स इकट्ठा करना, ये कौन करते थे बेटा? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किंग फ्रिक्वेंटली सीक्रेट इंस्पेक्शन पे जाते थे, टूर करते थे, देखते थे कि उनकी कंट्री में सारा जो रूल है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेगास्थनीज ने डिटेल में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के रिगार्ड्स में। द किंग ऑफन बैंड हंटिंग, की राजा हंटिंग के लिए जाते थे। एंड ऑन सच ओकेजन ही रोड एन एलिफेंट, हाथी के ऊपर बैठ के वो हंटिंग के लिए जाते थे। हंटिंग का मतलब आपको पता है ना, शिकार, शिकार के लिए जाते थे। और किस पे बैठ के जाते थे? हाथी के ऊपर।
व्हेन ही अपीयर्ड इन द पब्लिक, जब वो पब्लिक में अपीयर होते थे तो गोल्डन पैलंक्विन में होते थे। पैलंक्विन का मतलब होता है पालकी। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे यहाँ पर किंग के बैठने का होता है और इस तरीके से वो दो लोग यहाँ पर इसको खड़े होते हैं, अपने कंधों पे रखते हैं। यहाँ पे पर्दा वर्दा भी लगा होता है, राजा बिल्कुल शांति से सुकून से बैठ के जाता रहता है। इसको बोलते हैं पैलंक्विन। ऑल द टाइम ही वॉज, उसे प्रोटेक्ट करते थे फीमेल गार्ड्स। चंद्रगुप्त को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उसे मार देगा, कोई मुझे मार देगा, है ना। चंद्रगुप्त कॉन्स्टेंटली फियर्ड फॉर हिज लाइफ। उन्हें अपनी लाइफ बहुत प्रेशियस थी, वो डरते रहते थे, इसलिए वो अपना बेडरूम हर रात बदलते थे। आज यहाँ सोए, कल वहाँ सोए, परसों कहीं और। So student, I'm ending this video here only. Left part we'll discuss in next video.